नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय सर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं हम। बहुत ही जबरदस्त क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए आप। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने में लेके आया हूं जो आपने कभी न तो पढ़े होंगे न देखे होंगे। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सेशन में रहने वाला आज का। कृपया करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आप एक बार सेशन को शेयर करना न भूलें। ठीक है, कमेंट सेशन में जब तक वीडियो चलेगी आप कमेंट करते रहें। ठीक है, हो सकता है मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊँ क्योंकि मेरे पास अभी ये एक ही फोन है जिससे वीडियो चल रही है। आज हमारी टीम हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इस करके मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के जवाब जो हमारे मनोज सर हैं वो जरूर दें। आपके कमेंट के जवाब आपको साथ के साथ जरूर मिलते रहें, ऐसे मैं मनोज सर को बोल दूंगा। ठीक है, तो आप एक बार सेशन को शेयर करके शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। एक बार मैं वीडियो की क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। वॉइस बताएं आप सही आ रही है नहीं आ रही है। आवाज के बारे में बताएं आप, कैसी आपको आवाज आ रही है। शुरू करें पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन शिक्षा से संबंधित रहते हैं। पहला क्वेश्चन, एसबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ। एसबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एसबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई आपको बताना। एसबीएससी की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है चलते वक्त, लेकिन देखेंगे बीच बीच में मैं देखता रहूंगा। कुछ दिक्कत आ रही है मेरे को ऐसा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एसबीएससी की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताएं। एसबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब होती है? ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एसबीएससी की स्थापना कब होती है बताइएगा। एसबीएससी की स्थापना कब हुई? ये आपके सामने क्वेश्चन है। एसबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसका कि वर्तमान में नाम बीएसईएस कर दिया गया है। बीएसईएस हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है। इसकी जो स्थापना होती है, यहाँ से मैं सारे पॉइंट क्लियर करता चलूंगा। स्थापना होती है 31 जनवरी 1969 को, 1969 को स्थापना होती है। 31 जनवरी 1969 को इसकी स्थापना होती है। जनवरी 1969 को स्थापना होती है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ था? महाराष्ट्र चंडीगढ़ के अंदर था। मुख्यालय कहाँ था? चंडीगढ़ के अंदर था। 1981 के अंदर स्थानांतरित भिवानी के अंदर कब किया गया? स्थानांतरित भिवानी 1981 के अंदर किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। भिवानी के अंदर स्थानांतरित कब किया गया? 1981 को भिवानी के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। इस बात का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लगेगा स्थापना 31 जनवरी 1969 को होती है। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर है। हाँ, स्थानांतरित भिवानी के अंदर 1981 के अंदर कर दिया गया। उसके बाद में 10वीं की परीक्षा का आयोजन इसने प्रथम बार कब किया गया? ठीक है, प्रथम बार 10वीं की परीक्षा का आयोजन 1970 के अंदर करवाया गया। और प्रथम बार 12वीं की परीक्षा का आयोजन 1987 के अंदर करवाया गया। ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम बार 10वीं की परीक्षा का आयोजन 1970 के अंदर, प्रथम बार 12वीं की परीक्षा का आयोजन 1987 के अंदर करवाने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन, आप विश्वास बनाए रखें जीके बाय संजय यूट्यूब चैनल के साथ। आपका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। निरंतर लगातार दैनिक बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके सामने प्रोवाइड हम करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्ष 1994, वर्ष कौन सा है?
1994 को हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना होती है। हरियाणा ओपन बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1994 के अंदर 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ के अंदर स्थापना की। स्थानांतरित भिवानी के अंदर 1981 में, 10वीं 1970 में, 12वीं की परीक्षा 1987 में। और अगला क्वेश्चन, सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली लागू कब की गई? एसपीएससी के द्वारा सेमेस्टर शिक्षा, इसका सटीक छोड़ ले आप फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हरिवंश राय की कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पक्षी प्रत्याशा में होंगे, नींदों से झाँक रहे होंगे, ये सोच प्रो में चिड़िया की भरते कितनी विवरता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये सोच थका दिल का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चल रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, जल्द से जल्द अपने टारगेट को अचीव करने में पूरा समय लगाओ, परिश्रम करो, मेहनत करो। ठीक है, ऐसे करके डी ग्रुप 13,000 वैकेंसी कम नहीं होती बच्चों, फॉर्म भरो, तैयारी करो। ठीक है, अगली बात ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एसपीएससी की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। एसपीएससी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेमेस्टर प्रणाली लागू कब की? सेमेस्टर प्रणाली लागू 2006 के अंदर की थी। सेमेस्टर प्रणाली समाप्त करने का कार्य 2016-17 के अंदर किया था। 2016-17 के अंदर करता है सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली लागू की, 2006 के अंदर समाप्त कर दी 2016-17 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में 10 साल सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली लागू हुई थी, यानी कि हाफ ईयर के एग्जाम हो जाते थे सितंबर में। उसके बाद में जो हाफ ईयर एग्जाम जो मार्च में होते हैं, रिपोर्ट दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट बनाया जाता था। 10 वर्ष ये चला, फिर इसको समाप्त करने का कार्य कर दिया गया। अगली बात, उसके बाद में क्वेश्चन आता है इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है? ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष जो अध्यक्ष है वो कौन है? बीपी यादव है। और बीपी यादव का संबंध पूछ लिया जाए तो रेवाड़ी से है। कहां से संबंध है? रेवाड़ी से। बीपी यादव इसके वर्तमान में अध्यक्ष चेयरमैन है। उसके बाद में इससे पहले इनके अध्यक्ष कौन थे बताओ साहब? जगदीश सिंह। इससे पहले जगदीश सिंह इसके अध्यक्ष थे। जगदीश सिंह, इनसे पहले जगदीश सिंह इनके अध्यक्ष थे। तो एसपीएससी के पूरा नाम पूछ लिया, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? BSES, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। BSES वर्तमान में इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा को कहते हैं। एसपीएससी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने देख ली है। वर्तमान अध्यक्ष बीपी यादव है, रेवाड़ी से संबंध रखते हैं, बहुत ही शानदार जानकारी प्राप्त कर ली है हमने। कोशिश करता हूँ ऐसी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाए, हमारी टीम भी लगी हुई है बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिक्स कन्या इंडिया जिसके हरियाणा व्यक्ति को मिक्स लेके चलेंगे। 2 क्वेश्चन प्रीवियस में आए, उनको छोड़ने वाले नहीं है, 90% के बाद में बढ़ेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ विश्वास कर रखो। ठीक है, हरियाणा के बारे में तो वही कहना चाहूंगा कि हरि का हरियाणा, जिंद दूध दही का खाना, छोटे बड़े की लिहाज करना, छाता पर करवाना, 1 नवंबर 1966 में प्रवेश बड़े मारा, जिले बाई तहसील 94 में 2.5 करोड़ का लंबा लगा, हरियाणा से 33 करोड़ न्यू लाकर सोने प्यारा, यो जाने से विशल सारा, अड़वे किस्सा ज्ञान सुनाना, हरि का हरियाणा, ये दूध दही का खाना, हरियाणा में सच्चे मित्र प्यारे सुन करते ना घात, बस्ती सामने साफ का दादा बिजली सुनती बात, श्री कृष्ण ने भया था बात, पैर पीताम्बर वाना, और हरि का हरियाणा जी दूध दही का खाना, ये हमारा हरियाणा है। तो हरियाणा के विषय में ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलेगी। अगला क्वेश्चन खेल एजुकेशन से संबंधित रहेगा आपका। क्वेश्चन रहेगा कि सोसा का युद्ध किसके मध्य हुआ? सोसा का युद्ध किसके मध्य हुआ बताओ भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास की लड़ाई है। सोसा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये क्वेश्चन है। सोसा की लड़ाई आपको पता होना चाहिए। सोसा, ठीक है, सोसा की लड़ाई आपको पता होना चाहिए किसके बीच हुई थी। ठीक है, इससे पहले आपको दूसरी बात और बता देता हूँ। ठीक है, सोसा की लड़ाई किसके बीच हुई बताओ साहब?
बताओ, कमेंट सेक्शन में आ रहा है हुमायूं और शेरशाह सूरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, शेरशाह सूरी, ठीक है। तो बिल्कुल बात है 1539 की, किसके मध्य हुई थी? हुमायूं है शेरशाह सूरी के लिए, हुमायूं है शेरशाह सूरी के बीच हुई थी चोस्ता की लड़ाई बहुत ही सही बात है, ये बिल्कुल बात ये हुई क्यों थी? ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ी सी आपको मैं। ठीक है, तारबाई जो ये हुमायूं था वो इंस्टाग्राम चला रहा था भाई। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी की हुमायूं ने इसकी आईडी को देख लिया, आईडी को सर्च करता है तो ये दिखा बहुत जवान सा दिखाई दे रहा था आईडी में, क्योंकि फिल्टर फाल्टर लगा रखा था बढ़िया इसने। ठीक है, इसने बोला तेरा भाई तेरे से मिलना सा है, मिलना चाहता तेरा भाई तेरे से। कौन बोले? हुमायूं। दिल्ली बुला लेता है और बोले चोसे और चोसे खाएंगे दोनों भाई, शेरशाह सूरी ने और हुमायूं ने खूब चोसे खाए। इससे याद कर लोगे चोस्ता का युद्ध। ठीक है, चोस्ता का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी ने, इसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है, यहाँ से भाग जाता है। दोबारा क्या होता है उसके बाद में अगले ही वर्ष बिलग्राम, जिसको हम कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1540 के अंदर होता है। इधर हुमायूं होता है और इधर होता है शेरशाह सूरी। इसमें भी शेरशाह सूरी जीत जाता है और ये हार जाता है। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, उसके बाद में ये क्या कहा इसने? हारने के बाद हमारे का दिमाग खराब हो रहा था तो दूसरे का है। कौन कहता है? ये कहता है हमारी बड़ा दिमाग की यूनिटी तो दोबारा ये दोबारा आता है। उसके बाद में इसने पकड़ के खूब बिलोया, शेरशाह सूरी इसको खूब बिलोता है। इससे याद कर लोगे बिलग्राम का युद्ध हरियाणा में, जिसको हम हरा देते उसको कहते हैं बिलो दिया। ठीक है, तो बिलग्राम का युद्ध याद कर लोगे। चौथा का युद्ध 1540 में, बिलग्राम का 1540 के अंदर खूब बिलोया, इसको पकड़ के 1540 में हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। उसके बाद में शेरशाह सूरी जीत गया, हुमायूं निराश होकर के बैठा हुआ था। वहां से एक लड़की गुजर रही थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। बोला आप? बोला नहीं मैं हमीदा। बोला आप? मैं हुमायूं। बोला ऐसे हमीदा ऐसे हुमायूं। बोला अपने नाम तो अपना मिले नहीं, रास्ते मिलते हैं, ऐसे हुमायूं ऐसे हमीदा, तो आओ हम शादी करते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और बात है 15 अक्टूबर 1542 के एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अकबर था, मोहम्मद बिन रहीमुद्दीन। ठीक है, अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को बेशाल के महल में अमरकोट में। 1542 के अंदर जन्म होता है। 1556 में मात्र 14 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गया था, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 को। अब होता है कि इसकी शादी हो जाती है, लेकिन ये निष्कासित रहा, भारत से बाहर रहा। लेकिन शेरशाह सूरी का यहाँ पर राज हो गया हिंदुस्तान की दिल्ली की गद्दी के ऊपर। होता क्या है 22 मई 1547 की बात है। कालिंगर के किले में हुमायूं ने अपनी तोपों को छुपाया हुआ था, क्योंकि बाद में सबसे पहले तुगलक युद्ध की पद्धति का प्रयोग करने वाला बाबर ही था। पानीपत के तर्क युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ था, बाद में सबसे पहले जो कि बाबर लेके आया था। 22 मई 1545 को कालिंगर के किले से तोपें चुराने का कार्य करता है शेरशाह सूरी। सभी तोपें बाहर निकाल ली जाती हैं, लास्ट के को बची थी। ये कहते हैं इसको मैं बाहर निकालूंगा, ये जब निकालने लग गया तो कहता मैं इसको चला के नहीं देखूंगा। ठीक है, लेकिन आती कराने थी नहीं। इसने क्या किया, उसमें घोड़ा इसमें डाला तोप में और तोप को दीवार के मुंह करके वैसे उसका ऊपर मुंह करके चलाते थे, सामने मुंह करके दीवार को चला दिया। घोड़ा दीवार पे लगा, दीवार पे लगने के बाद उसके पांव में आग लगा और वो फट गया, जिससे कि चिड़े से उड़ी हुई इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंगर के किले में बाल फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी। उसके बाद में सुरबली का अंत 1555 के अंदर होता है। हुमायूं फिर इसमें जीत जाता है, 1556 तक मेरे साथ रहता है। 1556 की बात है दोस्तों, 1556 की बात है। शेर ए मंडल लाइब्रेरी के अंदर ये पढ़ रहा था कौन? हुमायूं। ऊपर नीचे से इसकी पत्नी ने आवाज दी कि आओ अब तो रात ज्यादा हो चुकी है, खाना खुना खा लो। तो ये पैर को लगाया मुझे, ठीक है, तो इसने फुल की रखी दी गई। ऊपर से गिरने से इसकी डेथ हो जाती है, लड़खड़ाते ये गिर जाता है, शीटों से उसकी डेथ हो जाती है। किसी इतिहासकार ने इसके बारे में कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये हुमायूं
1530 में गद्दी पर बैठा, 1540 तक रहा, उसके बाद में 1556 से 1556 तक रहा। ये आपका था ये तोसा का युद्ध और बेलग्राम कन्नौज का युद्ध। शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह कैसे पड़ा गया इसके बारे में भी बता देता हूँ। बिहार का शासक होता था भीष्म लोहानी, इसका सेनापति था। एक बार जंगल के अंदर चले जाते हैं, जंगल के अंदर चले जाते हैं तो सामने से शेर आ जाता है और तलवार के एक वार से शेर की गर्दन अलग कर देता है। इसलिए भीष्म शाह लोहानी ने कहा था आप क्या हो, शेरशाह हो। ठीक है, इसका शेरशाह नाम पड़ गया। अगला प्रश्न करते हैं, अगर क्लास में मजा आ रहा हो, पैसा अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, इतनी गर्मी है जिस रूम में आपकी क्लास में लाइट चल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी है, पंखा चलाएंगे तो क्योंकि फोन में आवाज आएगी। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड होगी आवाज, तो इसलिए हम ये पंखा नहीं चला रखे हैं। बहुत ज्यादा पसीने आ गए हैं, लेकिन आपके लिए बच्चों मेहनत करते हैं। ठीक है, प्रेरणा स्रोत आप हमारे लिए, आप ही के लिए दिन रात मेहनत करने का कार्य रहता है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कुछ लिख कर सो कुछ पढ़ कर सो तुम, कुछ लिख कर सो कुछ पढ़ कर सो तुम, जिस जगह से जागा करे उस जगह से बढ़ के सो तुम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का वर्णन सिद्धांत के किस अनुच्छेद के अंदर है? संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में है बताओ भाई। संसद का वर्णन सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। संसद का वर्णन सिद्धांत के किस अनुच्छेद में? बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। अभी संसद का वर्णन सिद्धांत के किस अनुच्छेद में? आइए देखते हैं किस अनुच्छेद के अंदर है। सरकार के कितने मुद्दे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए मेरे को। सरकार के कितने मुद्दे बताओ शाबाश। सरकार के 3 मुद्दे हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने मुद्दे हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से होते हैं? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से होते हैं? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने होते हैं? 3 होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई। विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के 3 होते हैं। आज बात करेंगे विधानपालिका की, यहाँ ये तो हमें विधानपालिका, जिसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, विधानपालिका को आगे 2 भागों में बांट दिया, राज्य के आधार पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर। ठीक है, विधानमंडल और संसद। बात करें हम विधानमंडल की, ठीक है, विधानमंडल की और संसद की बात करेंगे। इसके आगे 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। और इसके भी कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। मैं देख लेता हूँ सही कर रहा है बिल्कुल। इसके 3 अंग होते हैं और इसके भी कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। विधानपालिका, विधानमंडल, संसद, इसके 3 अंग हैं। विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। इसके भी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, विधानपालिका, विधानमंडल, संसद। सरकार के 3 अंग हैं,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, संसद का अनुच्छेद पूछा गया। मैं विस्तार से आपको विधानपालिका के बारे में बताऊंगा। विधानपालिका, विधानमंडल, संसद, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, इसके 3 अंग होते हैं। अंग कितने होते हैं? अंग 3। इसके अंग भी कितने? 3। अगर सदन पूछ लिया जाए सदन, तो 2 सदन इसके और 2 ही सदन इसके। सदन 2 होते हैं, अंग 3 होते हैं। तीसरा अंग राज्यपाल होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। सदन, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, ये 2 सदन, अंग 3, सदन 2, ध्यान रखना है। विधानमंडल का जो वर्णन है संविधान के 168 नंबर अनुच्छेद के अंदर है। विधान परिषद का 169 के अंदर है। विधान सभा का 170 के अंदर है। और राज्यपाल का जो है वो 163 के अंदर है। उसके बाद राज्यसभा, संसद का जो वर्णन है वो 79 के अंदर है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में और राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में किया गया है। हम यहाँ पे कितने क्वेश्चन देंगे? विधान परिषद की मैं बात करूं 169, विधानसभा 170, राज्यपाल 100। कैसे आप करोगे राज्यपाल को? राष्ट्रपति का 52 याद कर लोगे, यहाँ पर 52 लिख दो, 52 के एक आगे जोड़ दो, 1 52 ऐड कर दो, 153 हो जाएगा। इसको याद कैसे करोगे? सरल याद कर लेना, सरल। कैसे? संसद रहते, राज्यसभा रहते, लोकसभा 79, 80 और 81, ऐसे याद आप कर सकते हो। ठीक है, 79, 80, 81 सरल याद कर लेना। संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। ठीक है, ये आपको सारा मैंने बता दिया है। विधानमंडल के बारे में बता दिया है, 168 में वर्णन है, संसद का 79 में है। विधान परिषद 169 के अंदर, विधानसभा का 170 के अंदर, राज्यपाल 153 के अंदर, राज्यसभा 80 के अंदर, लोकसभा 81 के अंदर, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंदर। ये अनुच्छेद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली बात, विधान परिषद के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। कम से कम कितना वर्ष का हो? विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधान सभा 25, राज्यपाल 35, राज्यसभा 30, लोकसभा 25 और राष्ट्रपति आपका 35 वर्ष। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। और विधान परिषद को उच्च सदन, इसको निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन। ऊपरी सदन है निम्न सदन। इसी प्रकार राज्यसभा उच्च सदन है या ऊपरी सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा ऊपरी सदन है, कौन सा निम्न सदन है। विधानपालिका विधानमंडल संसद में बांटा जाता है। विधानमंडल का वर्णन 168 में, संसद का 79 के अंदर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए सामने रखी गई है। ठीक है, ये आज आपका थोड़ा सा सारे विषय महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके। कार्यकाल की मैं बात और कर लेता हूँ। यहाँ पर विधान परिषद का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष है, 6 वर्ष है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्यकाल भी मैंने आपको बता दी है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष और 5 वर्ष। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे ख्याल से इतना काफी है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, क्लास अभी टाइम लगेगा आपको, थोड़ी नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा इसमें अपलोड में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करना। आज की शाम, आज 12 जून है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस भी है शायद आज। ठीक है, तो
छोटे बच्चों को कुपोषण से हमें बचाना है, बाल श्रम से बचाना है। कोई भी अगर होटल में या किसी भी प्रकार से कोई छोटा बच्चा देखे जिससे जबरदस्ती कार्य करवाया गया हो, क्योंकि सरकार ने भी कह रखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई करवाने में काम नहीं लगा सकते हम। तो अगर कहीं दिखे तो आप जरूर इन्फॉर्म करें पुलिस को, आप भी सहयोग करें ताकि बच्चे पढ़ें। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार दोबारा कह लो, विधानमंडल का वर्णन 168 के अंदर 3 अंक है, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। विधान परिषद का वर्णन 169 के अंदर विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 6 वर्ष तक कार्यकाल रहता है। विधानसभा का वर्णन 170 अनुच्छेद में न्यूनतम आयु विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यपाल में 153 अनुच्छेद में वर्णन 35 वर्ष न्यूनतम आयु होने के लिए 5 वर्ष कार्यकाल होता है। संसद के 3 अंग है, सदन 2 है, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन अंग 3 है, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति। संसद राज्यसभा का वर्णन 80 में, लोकसभा का 81 में, राष्ट्रपति का 52 में। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा के न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष और राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष। कल हम और महत्वपूर्ण प्रश्न के सिलसिले लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। सबके लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और मैं तो ये कहूँगा, कमेंट में लिखा करो, कमेंट एक भी बच्चे का नहीं आता। मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए कमेंट जरूर किया करो। मैं डेली आपको बताता भी हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप कुछ भी पूछ सकते हो। कोई भी नोट पीडीएफ आपको चाहिए, करंट अफेयर वगैरह कुछ भी, तो आप कोई भी इस पे नंबर पे आप हेलो भेज के प्राप्त कर सकते हो। ग्रुप बना रखे हमने, टारगेट ऑल एग्जाम गर्ल्स, टारगेट और एग्जाम बॉयज के नाम से, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप तैयारी को बेहतर करें और निश्चित तौर पे आप सेलेक्ट हो, फिर मिलेंगे सिलेक्शन के बाद इकट्ठे बैठेंगे हम और फिर सभी को, पूरे ग्रुप वाले को मिठाई खिलाने का कार्य भी आपको करना है। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, बस यही मांगता हूँ, दुआ करता हूँ आप दिन रात परिश्रम करें और कामयाबी आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।